जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था का ये एक सीरीज है, ये एक वीडियो है। ये इसका तीसरा पार्ट है। काफ़ी दिनों बाद आया इसका पार्ट, लेकिन चैनल पर और भी जो सीरीज चल रही हैं उनके पार्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अभी हाल ही में मैंने ये वाला जो चैनल पर जो है पीसीएस मेंस के लिए, यूपीपीएससी मेंस के लिए जो है एक सीरीज चलाई है। देखिए, बहुत शानदार सीरीज है। उसमें मैंने आंसर राइटिंग के क्या तरीके होने चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, कैसे शुरुआत होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें विद सिलेबस मैंने डिस्कशन करा है। ठीक है, 5-6 वीडियो हैं, उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको आंसर राइटिंग की कला, आर्ट, ये कला ही है, ठीक है, उसको सीखना है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए आप। ठीक है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो है। कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर आपको जीएस का पार्ट आता है, पॉलिटी ज़रूर रहती है उसमें। करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड पॉलिटी आते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी स्टेट के पीएससी हों या वनडे एग्ज़ाम्स हों, सब जगह आपका पॉलिटी पूछा जाता है। तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा इसको दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। और वहाँ मैं कुछ ना कुछ जो करंट अफेयर से रिलेटेड या कुछ मटेरियल्स जो भी है, फ्री का मटेरियल वगैरह जो सब उस पर बेचता रहता हूँ। ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए यार, आप लोग जो है थोड़ा सा मतलब कंजूसी दिखाते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा बढ़ाइए आगे। इसके पहले के जो 2 वीडियोज़ हैं इसके, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, देख लीजिए आप। रिवीजन के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है। इसके यही जो जीएस दृष्टि की है, घटना चक्र की है ये बेसिकली। तो ये जीएस दृष्टि का मैंने इसमें हिस्ट्री का भी करवा दिया है, 12 वीडियोज़ उसके आ गए हैं, देख लीजिए आप। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है उसको। ज्योग्राफी के हैं 3-4 वीडियोज़ हैं उसके, उसको देख लीजिए। पॉलिटी का ये है ही है। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के 2-3 वीडियो हैं, तो इनको आप लगातार देखते रहिए। खाली समय आप बिल्कुल भी मतलब ज़ाया मत करिए। इस तरीके से आपको जो समय मिला है ना, उसमें बेहतर तैयारी करिए। आरओ के लिए रामबाण है। जिस तरीके से मैंने स्ट्रेटजी बताई है, वो तरीका आप फॉलो कीजिए। वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। ठीक है, डेली डेली कोई नई नई स्ट्रेटजी नहीं बताई जाती है। 100 दिन की, 50 दिन की, 150 दिन की, ऐसा नहीं होता है। एक स्ट्रेटजी आप रखिए और उसी पर आप अपने आप को कायम रखिए और वही एग्जीक्यूट कीजिए। दुनिया भर की रणनीतियाँ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन काम वही आएगी जिस पर आप काम करोगे। ठीक है, जो आप फॉलो करोगे। बाकी सब ऐसे ही हैं। ठीक है, कोई 10 दिन की बताएगा, कोई 100 दिन की बताएगा, कोई मतलब इस तरीके से मार्केट में पूरी बाढ़ आ रखी है। चलिए, एनी हाउ आप लोग देखिए इसको। ठीक है, पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था, गवर्नर जनरल, वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के थ्रू इसको बना दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये विलियम बेंटिंक था। ठीक। भारतीय प्रतिनिधियों का विधि निर्माण में शामिल किया जाना तो 1861 में शामिल किया गया। प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त करने वाला पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, याद रखिएगा। बर्मा जो है भारत से कब अलग हुआ? तो पूर्णतया जो है उसको 1937 में अलग कर दिया गया। 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें ये प्रावधान था। ठीक है, और 1937 में उसको अलग कर दिया गया। उत्तरदायी सरकार जो है वो शब्दावली प्रथम बार कब प्रयोग हुआ? तो ये भारत शासन अधिनियम ये जो आया था, इसको चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, उसमें ये शब्दावली प्रयोग की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और भी फैक्ट हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1935 के अधिनियम द्वारा हुई थी। संविधान सभा के लिए प्रथम मांग की गई थी तो स्वराज पार्टी ने 1934 में की थी। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एम.एन. रॉय, ये 1934 में इसने भी दिया था। ठीक है, ये संविधान सभा के गठन के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के लिए मांग कब रखी? तो 1934 में ही रखी। पहले इन्होंने बताया, फिर उसके बाद वही जो है राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी उस चीज़ को दोहराया, उसी बात को। ठीक है, भारत की संविधान सभा का चुनाव हुआ था, कैसे हुआ था? तो अप्रत्यक्ष हुआ था। यानी कि अप्रत्यक्ष कैसे? कि डायरेक्ट लोगों ने नहीं चुना था उनको। ठीक है, डायरेक्ट लोगों ने नहीं चुना था, जैसे अभी आपने देखा चुनाव, ये इस तरीके से नहीं हुआ था। वहाँ पे क्या था, जैसे कि प्रेसिडेंसियों से, जो भी देसी रियासतें थीं वहाँ से, प्लस 10 लाख आबादी पे जैसे जो जो राज्य थे वहाँ से, इस तरीके से वहाँ से प्रतिनिधियों को वो करके भेजा गया था चुन चुन कर। ठीक है, वैसे चुनाव नहीं हुआ था। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण, यहाँ से कई बार और हर बार प्रश्न पूछा ही जाता है। संविधान सभा और संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया है,
इससे एकदम भर भर के सवाल आते हैं पॉलिटी में, ठीक है। देखिए, कैबिनेट मिशन के थ्रू ये सारी चीज़ें हुई, कैबिनेट मिशन के थ्रू ही संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन कब आया, कैसे रहा, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व संविधान सभा का निर्माण कार्य यहीं से प्रारंभ हो जाता है। संविधान सभा के बारे में देखिए, चीज़ें जो दी हुई हैं ये याद कर लीजिएगा, इनमें से आपको मतलब प्रश्न देखने को ही मिलेंगे, ठीक है, आप देख लीजिएगा। देखिए, संविधान सभा की नियुक्ति जो है वो अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जो सदस्य थे। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1946। अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950। प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, वो सिन्हा जी थे, ठीक है, SP सिन्हा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन ये लगा इसको पूरा संविधान निर्माण होने में, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ठीक। और लागू कब हुआ था पूर्णतया, लेकिन कहाँ गया, 26 जनवरी ये 19 ये बन गया था यहाँ पे, ये अंगीकृत हुआ, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, ठीक, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कुल इसमें महिलाएं कौन सी थीं, कितनी थीं इस जो संविधान सभा में, तो ये 15 थीं। कुल अधिवेशन कितने हुए थे इसके, 11 अधिवेशन। अंतिम कब हुआ था ये याद रखना, जो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, संविधान सभा जो बनी थी उसमें कितने सदस्य थे, कैसे थे, कहाँ से चुनकर आए थे, वो सारी चीज़ें इसमें जानकारी दी गई हैं। देखिए, लगभग प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य बनाया गया था। चुनाव जो है वो प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा हुआ था, वयस्क मताधिकार पर नहीं था ये, ठीक, जो कि मैंने अभी आपको बताया। विभाजन से पूर्व, विभाजन हो गया तो उसमें से जो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग के जो ये थे सदस्य वो अलग हो गए, ठीक है, जाहिर सी बात है वो चले गए यहाँ से। विभाजन से पूर्व कुल सीटें थीं 389, उसमें से 93 सीटें थीं जो यहाँ की देसी रियासतें थीं। देसी रियासतें समझ रहे हैं ना, एक तो अंग्रेज द्वारा जो आधिपत्य जो अधिकार किया हुआ क्षेत्र था वो, और जो यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनका जो क्षेत्र था वो, ठीक। तो वो 93 थी देसी रियासतें, 296 थी यहाँ से टोटल। इसके अलावा उसमें 292 जो है वो गवर्नर, 11 गवर्नरों के जो प्रांत थे वहाँ से, और 4 जो है वो मुख्य आयुक्त के प्रांत से थे, ठीक, याद रखना। लेकिन जब विभाजन होता है 1947 में, 15 अगस्त 1947, उसके बाद जो मुस्लिम लीग के जो ये थे सदस्य थे वो चले जाते हैं, तो 299 ही बचते हैं, जिसमें से ब्रिटिश 229 ब्रिटिश के और 70 जो है वो भारतीय रियासतों के। समझ गए, ये आपको संविधान सभा का जो गठन है, कितने सदस्य थे, कहाँ से थे, कैसे थे, वो समझ में आ गया, ठीक, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का चुनाव परिणाम कैसे क्या रहा, तो वही जो ऊपर बताया था वही है ये, ठीक है। 208 उसी का एक ब्रेकडाउन दे दिया। 296 सीटें थीं ब्रिटिश भारत की थी। इसमें जो देसी रियासतें हैं वो अलग है, उनको इसमें नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। वो तो जितनी देसी रियासतें थीं उनसे राजाओं, जो वहाँ के जो राजा थे, महाराजा थे, उन लोगों ने अपने अपने जो उनके ये थे, क्या कह सकते हैं कि उनके भाई जानकार रहे होंगे, या जो जिनको उन्होंने सही समझा होगा, वो उनको भेजा, तो वो अलग थे। ये 296 जिन पर कि ब्रिटिश भारत में चुनाव हुआ या वहाँ से चुने गए लोग, उसमें से 208 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को, और 15 अन्य लोग थे, यानी कि अन्य पार्टियाँ जो भी रही होंगी उस समय वो सारी रहीं, ठीक है। चुनाव अगस्त 1946 में। देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, ये याद रखिएगा। कहने का मतलब 73 जो सीटें थी वो, ठीक है, 73 सीटें थी ना लगभग, नहीं 73 नहीं थी, और थी, कितनी थी उसमें, यहाँ हमने देखा था ना, ये 93 सीटें ये देसी रियासतों की सीटें थीं। लेकिन इसमें से जो मतलब मैक्सिमम शायद ही कोई रहा, इसमें तो सीधे सीधे लिखा हुआ है, तो वो इन्होंने पूरा मना कर दिया था, बोला था कि नहीं, इसमें हम भाग ही नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम जो प्रमुख समितियां रहीं और उनके अध्यक्ष कैसे कैसे क्या क्या रहे। इससे बहुत प्रश्न पूछता है, मैचिंग में प्रश्न पूछता है। एक सूची 1 दे देगा, सूची 2 दे देगा, आपको मैचिंग करना पड़ेगा कि कौन किससे संबंधित था। जैसे देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू किस किस के कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा,
संघ समिति, राज्यों संबंधी समिति, संघीय संविधान समिति, ये 3 समितियों के अध्यक्ष ये थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके किसके थे? तो ये प्रक्रिया विषयक नियमों के संबंधित, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति थी। फिर संचालन समिति, ये पूछता है ये, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके किसके थे? तो प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो ये कुछ प्रमुख थी, और भी आएंगी आगे जो समितियां आएंगी उनके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए जैसे यहाँ पे अब तदर्थ समिति जो झंडा समिति थी उसके सदस्य और अध्यक्ष, तो अध्यक्ष हमने पढ़ लिया अभी। गठन इसका 23 जून 1947 को हुआ। इसके अन्य सदस्य कौन थे? तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसमें भी थे, सरोजनी नायडू थी, ये C राजगोपालाचारी और KM मुंशी। ये झंडा समिति जो बनी थी तदर्थ समिति, जिसको एडहॉक कमेटी कह सकते हो, उसमें ये सदस्य थे, ठीक। प्रारूप जो कमेटी बनी थी, ड्राफ्ट कमेटी, उसमें उससे बहुत सवाल पूछता है, ठीक है। पहली बात तो यही पूछता है कि उसका गठन कब हुआ था। सबसे पहला जो है वो याद रखना 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। अध्यक्ष बता ही दिया हमने। कुल सदस्य इसमें 7 थे, इनका नाम याद रखिएगा। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य जो है वो ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य रहे या नहीं रहे, इस तरीके से नाम पूछता है। तो देखिए N गोपालास्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, BL मित्रा थे, इनकी जगह पे बाद में N माधवराव आए, DP खेतान, इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी जगह पे TT कृष्णमाचारी आते हैं, ठीक। तो ये याद रखना, ठीक है, ये लोग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं संविधान सभा से, ठीक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये याद रखना 9 दिसंबर, ठीक है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई इसकी, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष रहे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी इसकी अध्यक्षता, ठीक है। ये अस्थायी तौर पे सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को में उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया, तो ये 13 दिसंबर। देखिए 9 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ये तीनों डेट याद रखना। 9 को ये पहली बैठक हुई और इसमें ये अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं परमानेंट जो स्पीकर बन जाते हैं, उसके अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। फिर 13 दिसंबर को ये पढ़ ही लिया आपने कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, पारित नहीं, पारित तो वो 1947 में होता है 22 जनवरी को, ठीक है, वो अलग हो गया। तो वही जो बाद में उसी में काट छाँट कर करके थोड़ा सा सुधार करके, और जो आप अभी प्रस्तावना पढ़ते हैं संविधान की, वो वही चीज़ है ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ठीक है। संविधान के लिए संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। देखिए अगर आपको इसको डीप में पढ़ना है तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा पॉलिटी का जो M लक्ष्मीकांत की जो बुक है, वो शायद एडिशन नंबर 4 या 5 है, उसको मैंने पूरा करा रखा है, देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिए, उसमें बहुत सारे हैं उसमें क्लासेस, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, ये डेट पूछता है, 2 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, मैंने अभी बताया आपको 26 जनवरी को। लेकिन अगर ये कहा जाए कि संविधान अंगीकृत कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949। और इसी डेट को याद रखने के लिए भारत जो है वो संविधान दिवस मनाया जाता है इसी दिन, ठीक है। संविधान सभा का जो चुनाव कुल कितने सदस्य थे, तो ये विभाजन से पूर्व तो 389 थे, लेकिन विभाजन के बाद हमने बताया अभी देखा कि 299 सदस्य थे। संविधान सभा चुनाव में निर्वाचक मंडल मतलब कहाँ से था, क्या था, तो प्रांतों की जो विधानसभाएं थीं वहाँ से जो है वो लोग चुन कर आए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो उसमें कुल कितने सदस्य थे? जब पहली बार ये लोग बैठे 9 दिसंबर 1946 को, तो कितने सदस्य थे, तो 207 सदस्य थे। और होने कितने चाहिए थे, 296 या 299 होने चाहिए थे टोटल, ठीक है, लेकिन 207 ही थे, ठीक। और उसमें से भी 9 महिलाएं थी, जबकि 15 महिलाएं थी टोटल, ठीक। तो ये याद रखना कुछ फैक्ट। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, इधर से हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देखते हैं, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए, तो कैसे, वही बताया मैंने, प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुन कर आया, ठीक है। संविधान सभा का चुनाव का जो मताधिकार था वो कैसे था, कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित जो वो था उस पर चुनाव हुआ था इनका, ठीक है। कैबिनेट मिशन के सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मैंने बताया था कि इस तरीके से चुनाव नहीं हुआ था। तो देखिए वयस्क मताधिकार क्या होता है,
जैसे अभी क्या होता है कि अगर आप 18 साल के हैं, ठीक है, 18 साल के हो गए तो आप जाइए अपना ये बनवाइए, जो पहचान पत्र होता है ना, चुनाव पहचान पत्र होता है ना, वो बनवाइए, ठीक है। वो अगर आपका बन गया, आपका जो क्षेत्र है, जो एरिया है, जो विधानसभा क्षेत्र है या जो जहाँ पे है, उसमें नामावली में आपका नाम आ गया, उसके बाद आप चुनाव दे सकते हैं। तो ये है वयस्क मताधिकार, यानी कि आप वयस्क हो गए और आप वोट दे सकते हैं, मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, जो कर देते थे या जो शिक्षा में जो शिक्षित थे या अच्छा कार्य कर रहे थे, वो संपत्ति के आधार पर, ये सीमित लोग ही दे रहे थे, ठीक है। चुनाव जो मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, बस यही लोग कर पा रहे थे, बाकी सब लोग नहीं कर पा रहे थे। तो पूरी जनता मिल करके कोई चुनाव करे, ये नहीं हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो बता दिया मैंने। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, कथन बहुत पूछे जाते हैं भैया, याद रखिएगा। तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। प्रथम भारत सचिव मंत्री कौन थे? तो हेनरी स्टैनले, ठीक है, याद रखना। संविधान सभा सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो 24 जनवरी 1949 को जो है, कितने सदस्यों ने किया था? तो ये 284 सदस्यों ने किया था, ये याद रखना, डेट भी याद रखना, ठीक है, ये डेट भी याद रखिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक। निर्वाचित सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस में दिया गया था? तो ये 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था ना, उसी में दिया गया था, ठीक है, ये याद रखना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ और दिया हुआ है, कुछ फैक्ट देखते हैं। नोट, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष, हाँ ये नाम याद रखिएगा, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, जिनको 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद द्वारा नामित किया गया। तो ये इनका नाम याद रखिएगा, फ्रैंक एंथोनी, ठीक है, पहले ये उपाध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया। तो अगर अध्यक्ष पूछें तो ये हो गए, और स्थायी उपाध्यक्ष पूछे तो ये अस्थायी उपाध्यक्ष थे, फ्रैंक एंथोनी, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, क्या पता पूछ ही ले। पहले ये देखिए, संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण बैठक मैं बता चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें से, लेकिन फिर भी देख लीजिए फटाफट। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष SP सिन्हा, स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी उपाध्यक्ष, अब ये दोनों आ गए, ये नाम याद रखिएगा, HC मुखर्जी, और अस्थायी अगर पूछे तो फ्रैंक एंथोनी, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार BN राव। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई? 114 दिन। कुल व्यय कितना रहा? ये देख लीजिए, कुल वाचन 3 बार हुआ। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ठीक है, 26 अक्टूबर 1946 को, याद रखिएगा ये डेट। तो इसमें कौन कौन से थे? विभाग पूछा जाता है, तो विभाग देखिए आप, जवाहरलाल नेहरू विदेश राष्ट्रमंडल, ये ठीक है, संबंधित मामले। वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण, C राजगोपालाचारी शिक्षा, लियाकत अली वित्त, ठीक है, जोगेंद्रनाथ मंडल ये विधि, अब्दुल रब निस्तार रेल, ये अब्दुल रब निस्तार वगैरह ये मुस्लिम लीग के थे ये, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, SC भामा ये कार्य खनन, और ये बलदेव सिंह जो है रक्षा, ठीक। II चुंद्रीगर ये वाणिज्य, ठीक है, तो ये याद रखना। भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखिए, तो कहाँ से क्या है वो विशेषताएं कैसे क्या रही हैं वो देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसमें। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, बिल्कुल है, ठीक है, हमने देख लिया इसको, ठीक। कठोरता और नम्यता का अनोखा मिश्रण भी है, बिल्कुल है। संसदीय प्रणाली स्वीकार की गई है यहाँ पे, बिल्कुल सही है, सरकार वैसे ही चलती है संसदीय प्रणाली से। एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है। एकल नागरिकता है, बिल्कुल है। त्रिस्तरीय सरकार है, ठीक है। त्रिस्तरीय सरकार कैसे समझ रहे हैं? देखिए, एक केंद्र में हो गई जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, एक केंद्र की हो गई। एक है जो राज्य में अलग अलग राज्यों के अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, कहीं पे BJP की है, कहीं पे कांग्रेस है, कहीं TDP है, कहीं कोई है, फला है, ठीक है। तो जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में BJP ही है और मुख्यमंत्री बाबा जी हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। विभिन्न स्रोतों से लिया गया। संघीय प्रणाली एकात्मक झुकाव के साथ, बिल्कुल। संसदीय व न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण है। पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। स्वतंत्र निकाय, महालेखा परीक्षक और लोक सेवा आयोग, ये सब हैं जो कि स्वतंत्र निकाय हैं, ठीक है, स्वायत्त निकाय हैं। चलिए
अब हम आते हैं भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय। इसको अगर बढ़िया से पढ़ना है तो मैंने 4 वीडियोज़ बनाए हैं, उसकी प्लेलिस्ट है, आप देख लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो इसमें मैं यहाँ पे मैं कर ही दूँगा, ठीक है, पिंड कर दूँगा, ठीक है। ये यहाँ पे आप आई पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा ये, ठीक। वो बहुत बढ़िया है, 4 वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने कुछ भी फैक्ट नहीं छोड़ा है, किसके शासनकाल में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब बना, वो कौन कौन सी घटनाएँ घटी, सब चीज़, कोई भी चीज़ छूटी की नहीं, 4 वीडियोज़ हैं, ठीक है। प्लासी के प्रथम युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। तो याद रखिएगा ये प्रथम गवर्नर कौन बना, बंगाल का, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के ये जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद देखते जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बना, ठीक, 58 से 60, फिर इधर 65 से 67, फिर कैनिंग रहा, फिर नहीं मतलब ये आगे बहुत आगे जाके है, ठीक है। इधर फिर वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक, ये बंगाल का गवर्नर बनाइए, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बनाइए, ठीक है। यहाँ पे ये आया था जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उसी के बाद इसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। मैं शुरुआत में ही बता दिया था। ये कैनिंग का टाइम काल देख लीजिए पूरा, वो वीडियोस देख लीजिएगा, 4 वीडियोस आपके मैं बता रहा हूँ, कोई सा भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। बहुत जगह से मैंने वहाँ पे फैक्ट इकट्ठा किए हैं, उस तरीके का बेहतरीन कंटेंट मैंने आज तक दिया ही नहीं, खुद ही मैं बोलता हूँ, ठीक है। कम से कम 3 से 4 किताबों का निचोड़ मैंने उसमें दिया है आपको, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स का देख लीजिए, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अच्छा ये तो बता ही दिया मैंने, माउंटबेटन के बारे में बता दिया आपको। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का याद रखिएगा, ये बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। सी राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे ये, ठीक, याद रखना। संविधान के विभिन्न स्रोत, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान से पढ़िए, कहाँ से कौन सा, किस संविधान से, किस देश से क्या विशेषता ली गई है। 100% 1 नंबर, मतलब आप देख लीजिए PYQ उठा के, अगर विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्न इससे ज़रूर आता है, चाहे वो मैचिंग में आए या डायरेक्ट आए। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया था उसी से लिए गए हैं, लेकिन विश्व के जो अन्य देश हैं उनके जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो गुड प्रैक्टिसेस थी, उनको जो है ये यहाँ पे सम्मिलित किया गया है इसमें। जैसे देख लेते हैं हम कहाँ से क्या लिया गया है। देखिए उद्देशिका का विचार जो है USA से लिया गया है, USA से कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे जो उद्देशिका वाला जो विचार है वो भी न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, वो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो, उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, ये सब कहाँ से, USA से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, देखिए उद्देशिका का विचार तो USA से, लेकिन जो उसकी लैंग्वेज है, भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, वो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, वो भी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। समवर्ती सूची पूछता है, बहुत पूछता है, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है देखिए, तो संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं, ठीक है। सोवियत रूस, जो रूस है, सोवियत रूस पहले था ना, वो उससे क्या क्या लिया गया है, तो मूल कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना के जो शब्द हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय के आदर्श, ये सब वहीं से लिया गया है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से, रूसी क्रांति से, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है वो, और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कनाडा से भी कुछ कुछ लिया है हमने, क्या लिया है देखिए, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया है। संघीय व्यवस्था कहीं भी आए वो कनाडा आप डाल सकते हैं। अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं केंद्र में निहित रहती हैं। उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है वो कनाडा से है, यानी कि परामर्शी का मतलब समझ रहे हो, जो 143 अनुच्छेद, ये आर्टिकल 143 के तहत जो राष्ट्रपति जो परामर्श लेता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से। और एक चीज़ बता दूं कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि वो सलाह दे। और मान लीजिए सलाह दे दिया तो उस सलाह को मानने के लिए
राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं होते। तो दोनों तरफ से, ठीक है, ये वाक्य में घुमा के पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये सब कनाडा से लिया गया है, ठीक, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है ये, पता ही नहीं चलेगा। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से। उच्च न्यायालय का परामर्शी ये जो है कहाँ से लिया गया है? ये। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो अभी प्रोटेम स्पीकर है ना, प्रोटेम स्पीकर अभी चर्चा में रहा क्योंकि नई लोकसभा का गठन हुआ, 18वीं लोकसभा का गठन हुआ, उसमें प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और उनका प्रोटेम स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस, ये याद रखना, ठीक है, क्या पता पूछ ले। आर्टिकल कौन सा है? 95(1), ठीक, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, नीति निर्देशक तत्व, जो DPSP है वो, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन जो करते हैं ना, ये कुछ सदस्यों का जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है ना, 12 सदस्यों का, वो। फिर जापान से क्या लिया है? तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। परीक्षा उपयोगी कुछ दृष्टि देख लीजिए, क्या है इसमें? भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है, क्या है? तो भैया संविधान ही है सर्वोच्च, ठीक है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर या वीमर सिद्धांत से, ठीक। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का जो उपबंध है वो कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? USA वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब उद्देशिका और ये प्रस्तावना से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे उद्देशिका या प्रस्तावना संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की अभिव्यक्ति है जिसकी झलक पूरे संविधान में दिखाई पड़ती है। उद्देश्य प्रस्ताव ही है ये, उसी को उद्देशिका बाद में बना दिया गया, उसी को प्रस्तावना बना दिया गया। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ठीक, याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। और अंगीकृत कब किया गया, यानी वो पास कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को वो पास हो गया, ठीक। प्रियम्बल जो है ये राज्य व्यक्ति के मध्य संबंध की जो है वो अभिव्यक्ति है। राज्य और व्यक्ति के मध्य क्या संबंध होने चाहिए उसकी अभिव्यक्ति है ये प्रस्तावना। देखिए, राज्य को शक्ति का स्रोत देता है, बोलता है कि हम भारत के लोग बोलते हैं ना, वो शक्ति का स्रोत है। राज्य की प्रकृति कैसे होनी चाहिए वो बता रखा है कि भाई प्रभुत्व संपन्न होनी चाहिए, ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए। तो ये राज्य को शक्ति भी प्रदान करता है, शक्ति का स्रोत प्रदान करता है। किस स्रोत से उसको शक्ति मिलती है? तो हम भारत के लोग, जनता ही है, जनता जनार्दन, ठीक है। और राज्य की क्या प्रकृति होनी चाहिए वो भी बताता है प्रियम्बल, ठीक। व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा क्या है, कैसे? देखिए, न्याय में क्या है कि भाई वो सामाजिक, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात करता है। स्वतंत्रता है विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म एवं उपासना की, ठीक है, ये याद रखना। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इन सारे विषयों पर वो प्रस्तावना जो है वो बताती है, ठीक। प्रस्तावना उद्देश्य जो है वो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करती है, और न्याय बता दिया हमने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। स्वतंत्रता बता ही दिया, ये 5 टाइप की ये पूछता है, ये क्रम पूछता है, ये क्रम याद रखना, ये जो क्रम है ना, एक बार पूछा गया है ये क्रम, तो ये क्रम याद रखना, ठीक। चलिए, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कौन कौन से शब्द, एक ही बार अगर पूछा जाए कि उद्देशिका में या प्रियम्बल में कितने बार संशोधन हुआ, तो एक ही बार हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, बहुत सारे अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया, कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए, इस तरीके से। तो कोई भी, मुझे लगता है भाग, कोई भी अनुच्छेद बचा नहीं था जिसमें कि कोई ना कोई चीज़ जोड़ी गई हो। तो उसी संदर्भ में ये जो है प्रस्तावना भी नहीं बची, और उसमें भी 3 वर्ड जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये SSID करके याद रखना। SSID ये सोशल, सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी और ड्यूटीज़ कौन सी हैं? ये मूल कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, लेकिन वो प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया, वो भाग 4 का में जोड़ा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय का संविधान का भाग है या नहीं है, इस पर कई बार चर्चाएं होती रही हैं, ठीक है। इन सब के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, M लक्ष्मीकांत की पूरी बुक, वो आप देख लीजिए आप, ठीक है, पूरा बना हुआ है वो। अंगीकृत किया गया, ये अस्वीकृत किया गया कि ये संविधान का भाग नहीं है, कब? बेरूबारी वाद हुआ था 1951 में सबसे पहले, ठीक है। स्वीकृति कब मिली उसको? केशवानंद भारती वाद में बोला 1973 में, ठीक है।
SR बोमई में भी बताया, पुनः स्पष्ट किया इस चीज़ को। कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? तो KM मुंशी ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल जो है 32 जो है उसको बोला है, ये संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है तो किसने? सर अर्नेस्ट बारकर ने। हमने काफ़ी लंबी समय से जो सोचा और जिसका स्वप्न देखा था, हमारे संविधान की प्रस्तावना वही है, तो ये किसने कहा? वही अभिव्यक्त करती है, तो ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा, किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर राव ने, बाबा साहब ने। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान पर उस पर खड़ी अट्टालिका, तो ये सुभाष कश्यप ने कहा, याद रखना। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला, ये नोट याद रखना, वाक्य में पूछा जा सकता है। यह गैर न्यायिक है, ठीक है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। इसकी अर्थात इसकी जो व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक, ये याद रखना, ठीक है। ये हो, बाकी इसमें देखते हैं, ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है तो इसको अभी यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगला बता देंगे, इसमें ये आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से बता देंगे इसको। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज दिया जाए, और नॉलेज ऐसा भी कि जो आपको PhD नहीं कराना है, आपको काम आए, जो कि एग्ज़ाम में आपको सफलता दिला सके, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।